छोटा सा गेस्ट हाउस, चारों तरफ घने जंगल से ढके पहाड़। रात का समय था। गेस्ट हाउस के ऊपर हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे थे। घर को 200 से ज्यादा पुलिस वाले घेरा डाले खड़े थे। इंतजार था घर में बैठे एक शख्स के बाहर आने का, जिसने घर के अंदर 3 लोगों को बंधक बनाया था। शख्स की डिमांड कुछ अटपटी थी। उसने पुलिस से हेलीकॉप्टर मांगा। पुलिस वालों ने मना कर दिया तो शख्स ने उन पर गोलियां चला दी। माहौल फिर तनाव भरा। 12 घंटे तक पुलिस उसी घर के बाहर तैनात रही। सुबह होती है, बंधक अभी भी घर के अंदर ही थे। कुछ ही देर बाद घर से आग की लपटें उठती हैं। दरवाजा खुला और वो शख्स बाहर आता है, जलता हुआ, चीखता हुआ, अपने कपड़े उतारता हुआ, और पुलिस उसे दबोच लेती है, अरेस्ट करती है। पर उन 3 बंधकों की जान नहीं बचा पाती। 3 लोगों से पहले वो शख्स 32 लोगों की जान ले चुका था। घटना 1996 की थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बदल कर रख दिया। इसे पोर्ट आर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाने लगा और इसके बाद महज 12 दिन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार को एक कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों से बंदूकें वापस ली गई और उन्हें उसके बदले पैसे दिए गए। इस एक फैसले ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग 30 साल तक मास शूटिंग से बचाए रखा। दुनिया ऑस्ट्रेलिया को गन कंट्रोल की सबसे सफल मिसाल मानती रही, पर 14 दिसंबर को सिडनी बीच पर हुई मास शूटिंग ने 1996 के हुए उस नरसंहार के घाव हरे कर दिए हैं। क्या था 1996 का पोर्ट आर्थर नरसंहार? कैसे एक आदमी ने 35 लोगों की दिन दिहाड़े हत्या कर दी, और बंदूकों को लेकर इतना मजबूत कल्चर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें क्यों छोड़ा? जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य से। तस्मानिया की एक जेल बहुत मशहूर है, पोर्ट आर्थर जेल। इस जेल को ब्रिटिश एम्पायर की सबसे खतरनाक जेलों में से एक कहा जाता था। 1000 कैदियों की मौत इसी जेल में रहते हुए हुई है, और कई लोगों का मानना है कि उन लोगों की आत्माएं आज भी पोर्ट आर्थर में भटकती हैं। इसलिए उस जगह को देखने के लिए रोज हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं। ऐसा ही एक दिन था, 28 अप्रैल 1996 का रविवार था। जेल को देखने करीब 500 लोग आए थे। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। एक नौजवान अपनी पीली वॉल्वो कार में आया। कार की छत पर सर्फ बोर्ड बंधा हुआ था। गाड़ी पार्क की, उतरा और आसपास के लोगों से बात करने लगा। लड़के का नाम था मार्टिन ब्रायंट। ब्रायंट ने एक आदमी से पूछा, आज यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट लोग हैं, जापानी लोग कम नहीं दिख रहे? फिर वो खुद से बड़बड़ाने लगा। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके पास एक टेनिस बैग था, जिसे कंधे पर डाले वो घूम रहा था। घूमते घूमते ब्रायंट ब्रॉड एरो नाम के कैफे में गया, ऑर्डर दिया और कैफे के बाहर वाले एरिया में वो खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने अपना बैग खोला। बैग से एक राइफल निकली। उसने राइफल उठाई और एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिलिप मिलबर्न, जो इस पूरी घटना की आई विटनेस है, उन्होंने उन चंद मिनटों को पूरा बताया है। फिलिप ने कहा कि ब्रायंट जल्दी जल्दी नहीं फायर कर रहा था। वो एक को गोली मारता, फिर किसी और को चुनता, उसे निशाना लगाता और फिर गोली मारता। ऐसा करते करते ब्रायंट ने कैफे में 20 लाशें बिछा दी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अंदर ये सब होता देख कैफे का सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर आया। उसकी नजर कैफे के फर्श पर पड़ी एक आदमी की लाश पर पड़ी। नजरें ऊपर उठाई तो सामने ब्रायंट की राइफल की नोक उसकी तरफ तनी हुई थी। ब्रायंट ने ट्रिगर दबाया, गोली चली, लेकिन गार्ड बच गया। महज 17 सेकंड के अंदर 20 लोग मारे जा चुके थे। वो कैफे से फिर बाहर निकला और बाहर 3 लोगों को गोली मार दी। फिर वो अपनी कार में बैठा और जेल के एंट्रेंस गेट की तरफ गया। वहां उसने एक परिवार पर हमला किया। एक 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची और उनकी मां को मार डाला। पास में एक कार थी जिसमें 4 लोग थे। उसने उन सबको गोली मारी और उनकी कार चुरा ली। अब तक वो 31 लोगों को मार चुका था। पुलिस को लग रहा था कि उसने लोगों को मारना कैफे से शुरू किया, पर सच कुछ और था। ब्रायंट कैफे आने से पहले 2 लोगों की हत्या कर चुका था और उन्हीं से हथियार भी लेकर आया था। ये 2 लोग डेविड और नोएलिन मार्टिन थे। दोनों पति पत्नी थे और अपने गेस्ट हाउस में थे। पहले ब्रायंट ने उन दोनों को मारा, उनके हथियार और गाड़ी की चाबियां ली और पोर्ट आर्थर की तरफ निकल गया। फिर कैफे में लोगों को मारा। कैफे से निकलकर गिफ्ट शॉप में गया, जहां और गोलियां चलाई। वो जहां भी जाता गोली मारते हुए जाता। शॉप से निकला तो उसने एक टोयोटा कार चुराई। कार चुराने के बाद वो एक सर्विस स्टेशन पर गया। वहां एक महिला को गोली मार दी और ये उसकी 31वीं विक्टिम थी। फिर उसने एक आदमी को किडनैप कर लिया और कार की डिक्की में बंद कर दिया। अब वही चुराई हुई कार में सवार होकर वो पास के गेस्ट हाउस की तरफ भागा। वही गेस्ट हाउस जहां उसने सबसे पहले 2 लोगों की हत्याएं की। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने 3 और लोगों को बंधक बनाया। पुलिस को इस सब की खबर अब तक मिल चुकी थी। 200 से ज्यादा पुलिस वाले और स्पेशल यूनिट्स ने पूरे घर को घेर लिया। नेगोशिएशंस चली करीब 12 घंटे।
ब्रायंट ने पुलिस और हेलीकॉप्टर दोनों पर हमला किया। उसने खुद के लिए एक हेलीकॉप्टर की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई भी डिमांड नहीं मानी। सुबह हुई और उसने पूरे घर को आग लगा दी और खुद को भी आग लगाकर लपटों के साथ बाहर निकला। ब्रायंट तो जिंदा पकड़ा गया, पर उस एक राइफल ने 35 लोगों की जान ले ली। इस घटना से पहले ऑस्ट्रेलिया में बंदूक कानून बहुत ढीले थे, खासकर तस्मानिया में। लोग आसानी से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स रख सकते थे और कोई नेशनल रजिस्ट्री होती नहीं थी। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया और पोर्ट आर्थर साइट कई हफ्तों बाद खुली, लेकिन कैफे को मेमोरियल बनाया गया। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे थे, पर सबके मन में एक सवाल था, क्यों एक 28 साल के लड़के ने इतने लोगों की जान ली? क्या वजह रही थी? वजह सामने भी आई। ब्रायंट से पूछताछ के बाद पता चला कि ब्रायंट मानसिक रूप से कमजोर था, जिसकी वजह से उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी। बचपन से ही उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो स्कूल में कुछ अच्छा नहीं कर पाया था और जल्दी भी उसने स्कूल छोड़ दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने हेलेन हार्वे नाम की एक अमीर महिला के लिए काम करना शुरू किया। हेलेन लॉटरी जीत चुकी थी। हेलेन का एक दोस्त था मार्टिन। लॉटरी जीतने के बाद हेलेन के पास पैसा ही पैसा था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में हेलेन की मौत हो गई, जिसमें मार्टिन भी घायल हुआ। मार्टिन को हेलेन की संपत्ति से बहुत पैसा मिला, जिससे वो बहुत अमीर हो गया। मार्टिन का एक गेस्ट हाउस था जिसे ब्रायंट के पिता खरीदना चाहते थे, लेकिन मार्टिन इसे बेचने को राजी नहीं था। कुछ दिनों बाद ब्रायंट के पिता ने आत्महत्या कर ली। ब्रायंट के मुताबिक गेस्ट हाउस ना मिलने के कारण उसके पिता ने ऐसा किया। पिता की आत्महत्या के बाद ब्रायंट मार्टिन और उसकी पत्नी से नफरत करता था। वो बदला लेना चाहता था और मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने मारने का प्लान बनाया। वो उस गेस्ट हाउस में गया, मार्टिन की बंदूकें उठाई और उन्हीं बंदूकों से उन्हें मार दिया। ब्रायंट को 35 साल की सजा हुई और घटना का असर इतना कि सिर्फ 12 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट नाम का एक नया कानून लागू कर दिया। पहले तो हर राज्य के अपने अपने ढीले नियम होते थे, कि खासकर तस्मानिया में, जहां पर कुछ भी बंदूकें आसानी से मिल जाती थी, लेकिन इस कानून ने शॉटगन्स पर पूरा बैन लगा दिया। बंदूक खरीदने के लिए अब सख्त बैकग्राउंड चेक, 28 दिन का वेटिंग पीरियड और बंदूक रखने का सही कारण बताना जरूरी हो गया, जैसे कि आप शिकार के लिए बंदूक ले रहे हैं या फिर खेलने के लिए, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए नहीं। सरकार ने एक बड़ा गन बायबैक प्रोग्राम चलाया, जिसमें लोगों से 6,40,000 से ज्यादा बंदूकें खरीदकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ इसके लिए थोड़ा टैक्स भी बढ़ाया गया, ताकि मास शूटिंग जैसी घटनाएं जो हैं वो फिर से ऑस्ट्रेलिया में ना हो पाए। अब बॉन्डी बीच पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसने इस घटना को फिर से अखबारों के हेडलाइंस में ला दिया है। इस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, इसका नाम नितराम है। आप चाहे तो नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हैं। आपका इस पूरी कहानी के ऊपर, वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आनंद, आप देखते रहिए खबरगांव।